साइंस। हाय गाइस, मैं हूं अंकित गौर। आई एम एन स्टूडेंट ऑफ एम फार्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी इन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस भोपाल। तो आज का हमारा टॉपिक है एड्स होता क्या है ना। तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, इनकी जो हिस्ट्री है, इसका बैकग्राउंड क्या है, की पॉइंट्स, जो वायरस HIV वायरल का जो स्ट्रक्चर होता है वो, साइकिल ऑफ HIV, फेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन की फेजेस है ना, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये हमारे कवर करने के कुछ की पॉइंट्स हैं या आउटलाइंस हैं हाँ। इसके बाद है की पॉइंट्स क्या है, इसको हम इंट्रोडक्शन में बोल देते हैं कि ये ग्लोबल पेंडेमिक है, 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी है ना, और लास्ट 15 ईयर में इसकी जो डायग्नोसिस है फॉलन ओवर द लास्ट 15 ईयर, यानी कि जो इसके केसेस हैं वो लास्ट 15 ईयर में कंपैरेटिवली कम हुए हैं, क्योंकि ये जो 1980 से केसेस हुए थे ना, यहाँ पर 40 लाख तक पहुंचे थे, यानी 4 मिलियन तक पहुंच गए थे यहाँ से ये। लेकिन लास्ट 15 ईयर से ये धीरे 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 इसमें डिक्लाइन हो देखा गया। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ है कि जो हमने ये जो एम्पावरमेंट के जो पैरामीटर्स यूज करे हैं है ना, कुछ जागरूकता भी आई है, तो उससे ये जो इन्फेक्शन है वो कम हुए हैं। अब HIV क्या करता है, वो इन्फेक्ट कर देता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को, और ये प्रोग्रेसिवली इम्पेयर है, यानी कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा और जो हमारे फंक्शन है उसको, जो भी हमारे बॉडी के फंक्शन है उसको प्रॉपरली वर्क नहीं करने देगा। ठीक है, अब ये एड्स रियली यूज होता है कि भाई कोई को एड्स है, अब ये क्या बोलते हैं इसको, एडवांस HIV इन्फेक्शन बोलने लगे। अब ये एडवांस HIV सिस्टम जो इन्फेक्शन है वो होता क्या है, एडवांस HIV इन्फेक्शन होता क्या है, ये हम इसको आगे पढ़ेंगे है ना। लेकिन अभी बता देते हैं कि जब कोई HIV इन्फेक्शन होता है तो उसको, इसमें 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले एक्यूट, उसके बाद होता है क्रॉनिक लेटेंट HIV इन्फेक्शन, और उसके बाद एडवांस लेवल की जो, यानी कि जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं एडवांस HIV इन्फेक्शन। एडवांस HIV इन्फेक्शन में क्या होता है कि जब कोई अनट्रीटेड HIV पेशेंट है, अगर उसको मोर देन 5 ईयर अगर वो अनट्रीटेड रहता है, तो उसको हम बोल देंगे HIV एडवांस स्टेज का। ठीक है, फैलता कब है, जब बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आते हैं, नेजल म्यूकस, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, डैमेज टिश्यू होते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में जब भी ये जो फ्लूइड्स होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, तो ये HIV वायरस ट्रांसमिट करता है। ठीक है, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म तो सबको पता होता है कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और ये एक क्रॉनिक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है या सिंड्रोम है। अब ये सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डिसीजेज होता है और ये प्रोग्रेसिव होता है विद द टाइम, तो इसको हम सिंड्रोम बोलते हैं है ना। और ये कॉज किसके थ्रू होता है, HIV वायरस के थ्रू कॉज होता है है ना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये क्या करता है HIV, ये क्या करता है कि इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, और जो बॉडीज की एबिलिटी होती है ना फाइट करने के इन्फेक्शन से और डिसीज से, उसको इंटरफेयर करता है, यानी कि उसको कम करता है। HIV एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम को ना कि टारगेट करता है बल्कि उसको डिस्ट्रॉय भी करता है, यानी कि HIV टारगेट्स एंड डिस्ट्रॉय द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम है ना। अब क्या होता है, जो HIV वायरस है वो लेंटिनो वायरस है ना, ये लेंटी वायरस कैटेगरी या जीनस से बिलोंग करता है, जो कि क्रॉनिक डिसीज कॉज करता है ह्यूमन में। अब क्या होता है कि जब अनट्रीटेड HIV होता है ना, वो CD4 सेल्स को क्या करता है, या CD4 सेल्स क्या होती है, जनरली हम उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट या इम्यून T सेल्स,
सेल्स। क्या होता है कि जो हेल्थी एडल्ट होता है ना उसमें CD4 सेल्स का काउंट होता है 500 to 1600, है ना, क्यूबिक मिलीमीटर। अगर कोई HIV इन्फेक्शन में है तो उसको ये काउंट हो जाएगा बिलो 200, है ना। तो अगर किसी का CD4 सेल काउंट अगर बिलो 200 आ रहा है तो इट मीन्स वो HIV पॉजिटिव है। हालांकि कुछ कंफर्मेशन टेस्ट और कर सकते हैं, लेकिन एज अ कंसिडर कर लिया जाता है कि इसमें HIV इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो सबसे पहले तो ये हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है एक, है ना, इसको मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे हमें एक क्या दिख रहा है, RNA का सिंगल स्टैंडर्ड RNA दिख रहा है। ये सिंगल स्टैंडर्ड 2 RNA है ना। तो ये यहाँ पे लिखा भी है कि ये RNA है, और ये एक प्रोटीन का कवर होता है। ये जो प्रोटीन का कवर है इसको हम बोलते हैं कैप्सिड, इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना RNA इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन कोड, वो ही कैप्सिड होता है। ये जो प्रोटीन का कोड है इसको कैप्सिड बोलते हैं। फिर एक वायरल एनवेलप होता है जो कि लिपिड का बना होता है, यहाँ पे लिखा भी होगा। और इस पे हेलिकल्स निकले होते हैं, यानी स्पाइक्स निकले होते हैं, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो अभी हमने आजकल कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें भी सेम ही होता है कि एक RNA होता है, उसको हम प्रोटीन से की कोड से कवर करते हैं, उसकी लिपिड की वो होती है, उसमें हेलिक्स निकले होते हैं, है ना, ये उसमें हेलिक्स निकले हैं। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है वायरस का, ठीक है। तो ये था। और ये क्या करता है, देखो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है कि भाई जो टारगेट सेल होती है उससे बाइंड करने के लिए यूज में आता है। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस ऑफ HIV, है ना। अब हम बात करते हैं कि साइकिल ऑफ HIV की साइकिल्स क्या है ना। तो देखो ये है हमारी सेल, मान लो ये हमारी सेल है, ये है HIV का वायरस, है ना। ये यहाँ आया, इससे अटैच हुआ, और इसने जो DNA RNA मटेरियल था वो यहाँ पे कर दिया, है ना। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, ये तो है हमारा। तो यहाँ पर देखो पहली प्रोसेस स्टार्ट होती है ये बाइंडिंग एंड एंट्री। अब इसमें क्या होता है कि जो वायरस होता है वो CD4 सेल के पास आता है और अटैच हो जाता है इससे, किसके थ्रू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है ना कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो बाइंड इट्स टारगेट, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो टारगेट से बाइंड करने में हेल्प करता है। क्योंकि वो बाइंड होगा तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनसाइड द CD4 सेल के कर देगा, है ना। जैसे ही वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल आएगा CD4 सेल में, दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस फिनोमेना को समझने के लिए, ये जो RT फिनोमेना है इसको समझने के लिए हमें पहले ट्रांसक्रिप्शन समझना होगा, है ना। ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं, जनरली बोलते हैं कि ये मान लो हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA है, ये इसमें मैं ऐसे थोड़ा कोडिंग कर देता हूँ, थोड़ा क्यूट सा दिखेगा, है ना। ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टेज, इसको एज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या एंजाइम होता है ना, तो इसके थ्रू ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसी को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA से डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करना ही होता है क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो यहाँ पे लिखा है कि सिंगल स्टैंडर्ड वायरल RNA converted into double stranded DNA using enzyme called reverse transcriptase। देखो यहाँ पे हम जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज कर रहे थे वो था हमारा ट्रांसक्रिप्टेज, और जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ना तो जो एंजाइम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझ में आ गया ये प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई। देखो ये तीसरी प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन। मान लो यहाँ पे ये तो आ गया, यानी कि ये DNA भी बन गया, है ना, ये DNA भी बन गया। अब इंटीग्रेशन की प्रोसेस होती है।
जो वायरल डीएनए होता है वो CD4 सेल के न्यूक्लियस से क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, किसकी हेल्प से, इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से, है ना। और वो क्या करेगा, यहां से ये एंजाइम कर लेगा दो, है ना। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है तीसरी, रेप्लिकेशन की प्रोसेस बाबा। अब रेप्लिकेशन की होती है, रेप्लिकेशन में क्या होता है, मान लो कि ये जो थी हमारी थर्ड स्टेप थी, मैं यहाँ पे फोर्थ स्टेप के लिए एक न्यू CD4 सेल बना लेता हूँ। उसमें ये वायरस हो गया, किससे, रेप्लिकेशन के थ्रू, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब ये जो वायरस है इसमें ये डबल स्टेप है ना, ये हमारा हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो CD4 सेल होती है ना, CD4 सेल वो वायरस की न्यू कॉपीज को बिल्ड करना स्टार्ट कर देती है ना। तो ये हमारी है रेप्लिकेशन की प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, पहली है बाइंडिंग एंड एंट्री, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन एंड बडिंग। बडिंग क्या होता है, मान लो कि ये जो यहां से निकलना स्टार्ट कर देगा ना, ऐसा ये इसमें ऐड है अभी, और ये हमारा वायरस है, तो ये जो है अभी ये बडिंग प्रोसेस में है, और इससे जैसे आगे निकलेगा ना ऐसा, तो इसमें जो स्पाइक्स लग जाएंगे, इसको मैच्योरेशन की प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि ये परिपक्व होने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको मैच्योरेशन प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, 5 प्रोसेस, इसको याद रखना, क्योंकि ट्रीटमेंट में हम ड्रग इन्हीं कंसेप्ट पे बेस पर हम डिजाइन करेंगे ड्रग को, कि बाइंडिंग एंड एंट्री, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन, बिल्डिंग एंड मैच्योरेशन। इसके बाद स्टार्ट होता है फेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन। अब HIV इन्फेक्शन की फेजेस क्या होती, तो पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि HIV की 3 स्टेप्स या फेजेस होती हैं। पहले होता है एक्यूट इन्फेक्शन, दूसरा होता है क्रॉनिक, लेटेंट, और तीसरा होता है एडवांस HIV इन्फेक्शन, है ना। आजकल इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं एड्स की जगह, है ना, ठीक है। एक्यूट फेज में क्या होता है, जब किसी को इमीडिएट इन्फेक्शन होता है ना, वो रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और स्प्रेड होता है, CD4 सेल को अटैक करता है, और एक अच्छी खासी स्पीड में, है ना। इसमें ब्लड में वेरी जो HIV होता है वो ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है इस टाइम पे, और रिस्क ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हाई रहता है ना। तो ये जो एक्यूट प्रोसेस होती है, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, और विद द टाइम एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं टू काउंटर दीज इन्फेक्शन। जब एंटीबॉडी बनने लगती हैं और कुछ टाइम हो जाता है, तो ये प्रोसेस होती है क्रॉनिक एंड लेटेंट। अब क्या होता है कि जब इनिशियल इन्फेक्शन है, वो बॉडी इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी में क्या होती है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं टू काउंटर HIV इन्फेक्शन, या जो वायरस उसको काउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं हमारे शरीर में, जो क्या करती हैं कि जो वायरल रेप्लिकेशन है उसको, वायरल रेप्लिकेशन जो है उसको स्लो कर देती है ना। लेकिन स्लो कर देती है इसका मतलब ये नहीं है कि बंद कर देती है रेप्लिकेशन के लिए, वायरस कंटिन्यू करता है मल्टीप्लाई करना, है ना। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जितना वायरस बन रहा है उतना देर भी हो रहा है, तो इसमें जो जो इन्फेक्शन की पेस है वो कम हो जाती है, और इसमें असिम्टोमेटिक हो जाता है, क्योंकि सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन HIV इन्फेक्शन बना रहता है। जब सिम्टम डिसअपियर हो जाएंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा HIV इन्फेक्शन में, जो कि सीवियर लेवल है। इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम सीवियरली डैमेज हो जाता है, और वो इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पाता, और ये डेथ का कारण भी बन सकता है। इसमें क्या होता है कि CD4 सेल का काउंट होता है 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर में कम हो जाता है उसका, है ना। तो इसका जो सेल काउंट है वो बिलो 200 हो जाता है। नॉर्मल कितना था, कमेंट में बताना। नॉर्मल था हमारा 500 to 1600, है ना। तो ये थी हमारे 3 प्रोसेस, जो 3 फेजेस वो हमने डिस्कस करी। कौन कौन सी थी, पहला था एक्यूट, दूसरा था क्रॉनिक लेटेंट, और तीसरा है एडवांस HIV इन्फेक्शन, ठीक है। ये इसका थोड़ा हमने यहाँ पर वायरल लोड कॉपीज पर ml बताई हैं कि भाई पर ml में कितनी
इन्फेक्शन होती है कितने टाइम के बाद। इनिशियल देखो, इनिशियल होता है ना वो बहुत रेप्लिकेशन होता है जब क्या एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती। जैसे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं तो इस पीरियड में हमें वायरल इन्फेक्शन की जो ग्रोथ है वो कम दिखेगी, लेकिन इनिशियल बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है ना। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है HIV इन्फेक्शन के लिए, तो देखो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा जागरूक होने के लिए जरूरी है। देखो क्या होता है कि जब अनप्रोटेक्टिव एनल और वेजाइनल इंटरकोर्स होता है, सपोज टू बी कि अनप्रोटेक्टेड कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है किसी के साथ में, तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं HIV इन्फेक्शन के लिए, है ना। ये होता है जैसे कि एग्जांपल है इसका सीमेन, वेजाइनल और रेक्टल फ्लड्स होते हैं, उसमें ये ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। अब सपोज टू बी कि एक ये है पेशेंट ए, ये ब्लड डोनेट कर रहा है पेशेंट बी को, है ना। अगर ये पॉजिटिव है HIV, है ना, तो इसके ये चांसेस बढ़ जाएंगे, कि अब ये भी इसको भी HIV हो जाएगा। जब हम किसी भी ब्लड लेते हैं इन्फेक्टेड पेशेंट का तो HIV इन्फेक्शन हो जाता है। अगर किसी मदर को, यानी कि एक ये मदर है और ये उसका चाइल्ड है बी, अगर ये इसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है ना, तो इसको HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्रोन टू बी इन्फेक्टेड बाय द HIV। फिर तीसरा है शेयरिंग निडल एंड सिरिंजेस। अगर आप जो सिरिंजेस हैं, निडल्स है, उसको शेयर कर रहे हो तो ये भी ग्रेट चांसेस ऑफ और ग्रेट रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ और स्प्रेड ऑफ HIV वायरस। थर्ड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यार ध्यान रखना होगा कि भाई जो HIV इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं होता एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, कैजुअल कांटेक्ट के थ्रू, शेयरिंग ऑफ फूड के थ्रू। हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि जिसको HIV हो जाता है या एड्स हो जाता है तो उसको बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। तो ऑफिस में हो या सोसाइटी में हो या हमारे कलीग्स हो, उनमें देखा जाता है कि बहुत रेस्ट्रिक्शन का फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्टडी बताती है कैजुअल कांटेक्ट और शेयरिंग फूड, एयर, वाटर से भी इन्फेक्शन फैलता नहीं है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये था हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन, है ना। तो देखो हेडेक होगा, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग होगा, स्किन में रेसेस आ जाएंगे, फीवर हो जाएगा, नाइट में स्वेट होगा, जो लिम्फ नोड होते हैं इसमें स्वेलिंग होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ड्राई कफ होगा, निमोनिया होगा, सोर थ्रोट होगा, मसल्स पेन होगा, यहाँ पे ये जॉइंट पेन भी होगा, ये वेट लॉस होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल थिकनिंग एंड कर्विंग, है ना। ये थे हमारे कुछ सिम्टम्स। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन में अगर देखें ना तो न्यूमोसाइटिक निमोनिया होता है, कैंडियासिस यानी कि थ्रस्ट, ये देखो यहाँ पे ये थ्रस्ट होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, थ्रोट में वाइट कोटिंग और माउथ में वाइट कोटिंग, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू होती है। अब यहाँ पे ये डेथ कॉज कर सकता है अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ ट्यूबरक्लोसिस का और उसके साथ में HIV इन्फेक्शन हो गया तो डेथ कॉज कर सकता है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है, जनरली CNS में होता है, अगर ये HIV के साथ एसोसिएटेड होगा, फंगल होता है और ये सॉइल में फाउंड होता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, है ना। ये हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? यहाँ पे एक स्लोगन यूज करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी फिनोमेना को यहाँ पर हम यूज करते हैं कि एड्स के जो प्रिवेंशन है उसमें। डायग्नोसिस में क्या करेंगे? हम CD4 सेल काउंट कर लेंगे और उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट लगा लेंगे, है ना। और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड फास्ट टेस्ट भी होता है, वो भी हम डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के लिए मैंने बताया था कि जो सेल साइकिल की 5 प्रोसेस होती हैं, जो हमारी वायरल साइकिल की 5 प्रोसेस होती है, कौन कौन सी, यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसे कि बाइंडिंग एंड एंट्री, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन एंड बडिंग, ये हम याद रखेंगे ना। देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। हमने पहले बताया था कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसमें एक एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि क्या कर रहा था, सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर रहा था। अगर हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कन्वर्ट ही ना होने देंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, तो जो उसकी रेप्लिकेशन है वो नहीं हो पाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम दो टाइप के इनहिबिटर्स यूज करते हैं, जैसे कि नॉन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड, है ना। इसको हम बोलते हैं एनआरटीज, एनआरटीज, है ना। तो इसमें कुछ ड्रग्स के नाम है, जैसे नेविरापिन, है ना, जूडोबुडीन, ये कुछ ड्रग्स हैं। इसमें कॉम्बिनेशन ड्रग भी यूज कर सकते हैं। अब देखो ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर्स कहाँ पे यूज हो रहे थे, प्रोटीएज इनहिबिटर याद करो कहाँ पे यूज हो रहे थे, हाँ, प्रोटीएज इनहिबिटर्स। देखो प्रोटीएज हैव टू कहाँ पे, बडिंग और मैच्योरेशन में। अगर मान लो ये जो प्रोटीन इनहिबिटर्स हैं प्रोटीएज, इसको हम, ये जो प्रोटीएज एंजाइम है इसको अगर हम कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे ना, तो जो बडिंग और मैच्योरेशन की प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगी, तो जो वायरल ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ये हम उसमें यूज करेंगे। ड्रग का नाम आप खुद पढ़ लेना, है ना। इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस थी उसमें एक एंजाइम यूज हो रहा था इंटीग्रेज, है ना। अगर हम उसको क्या करते हैं, उसको अगर हम इनहिबिट कर देते हैं, इसको इनहिबिट कर दिया है ना, तो इससे रेप्लिकेशन की प्रोसेस, मैच्योरेशन की प्रोसेस प्लस बडिंग की प्रोसेस ये ब्लॉक हो जाएंगी, तो जो सेल ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर्स, ये हमारी सेल थी, है ना, ये हमारा वायरस आ रहा था, यहाँ पे उसकी एंट्री हो रही थी, तो यहाँ पे एक कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा था, कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा था, कमेंट बताना, है ना। यहाँ पे उस एंजाइम को अगर हम ब्लॉक कर देंगे ना, तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, रिमेनिंग 4 प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसेस थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन, उसके बाद बडिंग एंड मैच्योरेशन, तो ये जो प्रोसेस है वो अपने आप क्या हो जाएंगी, इनहिबिट हो जाएंगी, है ना। अब यहाँ पे ये कीमोकाइन रिसेप्टर 5 था, यही तो कीमोकाइन रिसेप्टर यहाँ पर वर्क कर रहा था ना, और ये क्या करेगा, रिसेप्टर को अगर उसको इनहिबिट कर देंगे CR5, CR5 को अगर इनहिबिट कर देंगे ना, तो वो एंट्री रोक देगा, जो प्रोसेस पूरी हो जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, जब कोई कीमोथेरेपी होती है तो उसमें ये तो जनरल से साइड इफेक्ट्स होते हैं। हार्ट डिसीज हो सकती हैं, अरेथमिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो सकती है। लिवर डैमेज होता है क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसका ड्रग का यूज चलता है, तो जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है लिवर में, तो उसको डैमेज कर सकता है, और जो जो हमारी बोन होती है उसको वीक करता है, ये ब्लड शुगर को बढ़ा देता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा देता है। तो ये हमारे कुछ थे अल्टरनेटिव मेडिसिन में हम क्या करते हैं, प्रोबायोटिक यूज कर सकते हैं। तो हमारा अगर लिवर सिरोसिस होने लगेगा तो उस टाइम हम प्रोबायोटिक यूज करेंगे, है ना। विटामिन और मिनरल्स यूज करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये थी हमारा एड्स। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, बाय बाय।